हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। और आज हम चैप्टर 1 क्लास 12 का विच इज़ ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स उसकी वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो अब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है नाम से ही, ठीक है। नाम में बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं, तो इसमें हमारा है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। तो ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स ही क्यों नाम रखा, क्योंकि हम सब ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नहीं रखा, द हड़प्पन्स क्यों नहीं रखा। तो बेसिकली ये रीज़न है कि ये पहले 3 एविडेंसेस थे जो हमें एक्सकवेशन में मिल रहे थे। ब्रिक्स ईंटें मिल रही थी, जिसकी एक स्टोरी भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक रेलवे ट्रैक बनने वाला था और उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। पर जब उस टाइम पर ज़मीन को डिग किया गया तो उसके अंदर से हमें ब्रिक्स मिली। जब ज़मीन को डिग कर रहे थे रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, तो उसके अंदर से हमें ब्रिक्स मिलनी शुरू हुई। ये स्टोरी है और ये रियलिटी थी। तो रात रात को लोग आके वो ईंटें जो थी, ब्रिक्स जो थी हमारी, उनको चोरी करने लग गए और उन्होंने अपने घरों में वो ब्रिक्स लगानी शुरू कर दी। तो जब ये बात अथॉरिटीज़ को पता चली, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे को पता चली, ये सारे लोगों को जब पता चली, तो उन्होंने यहाँ की कंस्ट्रक्शन बंद करवा दी और इस जगह का एरिया जो है उसको सराउंड कर दिया सारी फेंसेस वगैरह से, कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा और हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये ब्रिक्स हमें क्यों मिल रही है। और जब उसको अच्छे से एग्जामिन किया गया तो हमें पता चला कि ये हमारी सबसे पहली सिविलाइजेशन के ब्रिक्स हैं जो उन्होंने अपने घर बनाते हुए यूज़ की थी। नेक्स्ट आपका बीड्स किस लिए काम आते हैं? ज्वेलरी बनाने के लिए। और हमने पढ़ा है बुक में, चैप्टर के अंदर, कि ज्वेलरी हमारी बीड से बन रही थी। माइक्रो बीड्स यूज़ हो गए थे ज्वेलरी बनाते, कि उनको बनाते हुए कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो माइक्रो बीड्स थे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के बीड्स थे जिनके अंदर होल बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये हमारे सेकेंड एविडेंस हुआ बीड्स, मतलब घर के लिए ब्रिक्स, पहनने के लिए ज्वेलरी किससे बन रही थी? बीड्स। और को लोग, इंसान, उनकी बोन्स हमें मिल रही थी, ठीक है। उनके जो स्केलेटन्स थे, हड्डियों के कंकाल थे, वो हमें मिल रहे थे एक्सकवेशन के टाइम। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, ठीक है। अब बुक के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, तो अपनी बुक साथ साथ खोल लो। तो फर्स्ट पेज पे जब आप आओगे तो एक हड़प्पन कल्चर नाम से कुछ दिया हुआ है, एक बॉक्स के अंदर आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। तो क्या होता है हड़प्पन कल्चर? जब सेम प्रैक्टिसेस, सेम रूटीन, सेम डेली चीज़ें जो होती है, आपका प्रैक्टिसेस और जो रूटीन्स हैं आपके, जब वो एक इंसान नहीं, सारा ग्रुप या पूरी सोसाइटी जब उस चीज़ को फॉलो करती है तो वो एक कल्चर बन जाता है, राइट। वैसा ही हो रहा था कि जो चीज़ हमें हड़प्पा में दिख रही है वही हमें मोहनजोदारो में भी दिख रही है, वही धोलावीरा में भी दिख रही है, वही बाकी जगह पे भी दिख रही है। ये चीज़ सेम प्रैक्टिस हमें दिख रही है। मतलब सिटाडेल्स हमने पढ़ा, अपर टाउन और लोअर टाउन का बहुत चल रहा था यहाँ पे। तो जो सिटाडेल्स होते थे वो हमें मोहनजोदारो के अंदर भी दिख रहे हैं, हड़प्पा में भी दिख रहे हैं, और बाकी की जो साइट्स है वहाँ पर भी हमें दिख रहे हैं। तो हड़प्पन कल्चर इसलिए कहा कि हमें एक ही प्रैक्टिस, एक ही रूटीन, एक ही चीज़ जो है, एक ही रिलीजन कह सकते हो, वो सारी चीज़ें हमें पूरे इंडिया के अंदर सारे हड़प्पन्स करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे थे। 100% वैसा नहीं है तो कोई नहीं, 90%, 80% या 10% भी अगर वो वैसा सा कर रहे हैं तो वो अपना यही कल्चर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये हो गया हड़प्पन कल्चर। समझ आया? नेक्स्ट हम क्या टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम पढ़ रहे हैं 2600 BCE, 1900 BCE तक का टाइम पीरियड हम मतलब पढ़ेंगे मैच्योर हड़प्पा। 3 तरीके के हमने फेजेस आगे आएंगे फर्दर स्टडीज जब आप करेंगे, तो उसमें आएगा अर्ली, मैच्योर एंड लेट। तो अर्ली बहुत पहले शुरू हो जाएगा आपका, 3300 से शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एंड होगा। मैच्योर आपका ये वाले टाइम पीरियड पे होगा, और जो लेट होगा वो 19 से लेके 1300, 1500 ऐसे कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा। तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम 2600 BCE टू 1900 BCE का टाइम पीरियड कवर करने वाले, विच इज़ आर मैच्योर हड़प्पा। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। हमने अभी बैकग्राउंड जाना कि हड़प्पा हमें पता कैसे चला, कि कैसे हमारे नोन में आया, हमारी नॉलेज में आया कि हड़प्पा नाम का कोई शहर था, हड़प्पन वहाँ पे रहते थे, लोग रहते थे। पहली सिविलाइजेशन ही हमारी हड़प्पन्स की थी, राइट। अब एक क्वेश्चन उससे पहले
कि वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्यों हम इसको, आप हड़प्पन कल्चर भी बोल सकते हो या हड़प्पन पीपल वगैरह का भी बोल सकते हो, और आप उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा था कि हम इसको हड़प्पन कल्चर के नाम से बुलाएं या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से बुलाएं। तो जब डिबेट्स हुई तो एंड में इन्होंने बोला कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बुलाएंगे। क्यों? सिविल वर्ड यूज़ होता है इंटेलिजेंट लोगों के लिए, एनलाइटेंड या जो दिमाग वाले लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके लिए सिविल वर्ड यूज़ किया जाता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, राइट। तो इसलिए सिविलाइजेशन, क्योंकि आगे हमने पढ़ा यहाँ पे इन्होंने हमारे ग्रेट बाथ्स बनाए, सीटाडेल्स बनाए, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ब्रिक्स प्रॉपर रेशियो की थी, घर का जो प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी वो सारी चीज़ें भी इनकी प्रॉपर थी, राइट, बहुत अच्छे से बनी हुई थी। तो वो एक इंटेलिजेंट और एक सिविल इंसान ही कर सकता है ना, कोई अनपढ़ गवार तो नहीं कर सकता। जैसे हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कि ऊर सिटी कितनी ही अनप्लैंड सिटी थी, मतलब वो एक एग्जांपल था कि कभी भी हमें अपनी सिटी ऐसी नहीं बनानी, और कैसी बनानी है वो हड़प्पा एग्जांपल देता है। तो वो एक पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है, कोई सिविल या इंटेलिजेंट इंसान कर सकता है। तो इसलिए हम उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बुलाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब शुरू होता है हमारा कि लोग आ गए एक जगह पे बसने लग गए। अब वो लोग बस गए, एक जगह पे रहने लग गए, तो वहाँ पे वो लोग क्या खाते थे, राइट, उनका खाना पीना क्या होता था, कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते थे, कौन से एनिमल्स को हंट करते थे, कौन से एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया हुआ था। यहाँ पे हमें एविडेंसेस डोमेस्टिकेशन के भी मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम आ जाते कि क्या क्या चीज़ें ग्रो करते थे, कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे। तो उसमें आएंगे आपके व्हीट, बार्ले, मिलेट एंड चिकपीस। ओके, और भी हैं पर इतने एग्जांपल आपके लिए अभी काफ़ी है। उसके बाद वाइल्ड, डोमेस्टिक, आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है। बोर, चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब इन्होंने सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी फॉलो करनी शुरू कर दी थी, मतलब क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था। अपने एक टाइम पीरियड तक सारी चीज़ों को अपने स्टोर करके इन्होंने शुरू कर दिया था चीज़ों को रखना, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं और उसके एविडेंसेस हमें कैसे पता कि ये क्रॉप्स इन्होंने ग्रो किए थे। और इसमें एक, चलो पहले यहाँ से शुरू करो। इन्होंने वीट ग्रो किया, मतलब वो क्या क्या खा रहे थे, वीट, बार्ले, मिलेट, चिकपीस, सेसेमी, राइस, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स है पर इतने सारे मैं नहीं लिखने वाली। दो तीन याद करो और बाकी में एक्सेट्रा लगा दो, ठीक है। अब इस एंड टाइम पे तुम सब चीज़ें याद नहीं कर पाओगे, तो इतने ग्रो करें, ठीक है। अब हमें इसका एग्जाम्पल कैसे मिल रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इसके एविडेंसेस कैसे मिल रहे थे। तो हमने ले लिया राइस। अब ये लोग क्या करते थे, पॉट होता था एक जिसमें ये लोग चीज़ें स्टोर करते हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये थोड़ा सा गीला पड़ा हुआ है, या जैसे कि नया पॉट बनाया, थोड़ा सा गीला है, स्टोर कंटेनर इनका गीला पड़ा हुआ है, मिट्टी से बनता था ऑफ कोर्स। तो उसी के अंदर इन्होंने 2 किलो 4 किलो चावल अपने डाल दिए, ठीक है ना। अपने चावल सारे भर के इन्होंने चावल डाल दिए। अब उसके बाद क्या होता था, चावल के इम्प्रिंट्स आने शुरू हो जाते थे, क्योंकि वेट होता है ना। 4 किलो चावल तुमने एक पॉट के अंदर डाले, और वो भी गीला पॉट, उसमें वेट होता है, राइट। तो अब आपने चावल डाले, वेट आ रहा है, वो गीले में उसके इम्प्रिंट्स आने लग गए, उसके इम्प्रेशंस आने लग गए। और जब उसको आज से कंपेयर करा, आज के राइस से जब इसको कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि ये लोग राइस खाते थे। पर ये राइस के एविडेंसेस हमें ज़्यादा नहीं मिले एज़ कम्पेयर टू बाकी के क्रॉप्स। राइस के हमें एविडेंसेस बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा दिख रहे थे कि वहाँ पे ये लोग राइस खा रहे हैं, बाकी जगह पे ये सब खा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पता चल रहा है कि जब इन्होंने एक चीज़ को स्टोर करके रखा और वो गीले बर्तन के अंदर रखा हुआ था, उस रीज़न से जब उसके इम्प्रेशंस आने शुरू हुए तो उससे
जब हमने आज के क्रॉप को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये लोग व्हीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, सेसमी खा रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स भी तो होंगे ना जो इनको मार के खाते हो, तो उसमें कौन से आते हैं आपके घड़ियाल एंड बोर। घड़ियाल बेसिकली क्रोकोडाइल होता है, ओके। ये दोनों आपके वाइल्ड एनिमल थे जिनसे ये लोग दूर रहना प्रेफर करते थे। नेक्स्ट आपका है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स में आपके आते थे कैटल, शीप। इन सब से डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते थे, सब चीज़ें हो सकती थी, गर्म कपड़े भी मिल जाते थे, सब कुछ हो जाता था। तो इन सबको ये लोग पालना शुरू करते थे क्योंकि इनको पता चलता था डोमेस्टिक जैसे कैटल है, शीप है, बाकी के जो एनिमल्स है उनसे हमें खतरा नहीं है, ये हम पे अटैक नहीं करते, ये हमारा फेंका हुआ सामान खा जाते हैं, या ये घास खाते हैं, वेजिटेरियन है, ठीक है ना। तो ये लोग घास वगैरह खाते हैं, हमें हार्म नहीं करते। इसका मतलब हम इनको पालतू कर सकते हैं, हम इनको पाल सकते हैं, हम इनको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। वहीं ये लोग हमें मार सकते हैं, इनको पालने से हमारी लाइफ पे, हमारी जान पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है। तो ये वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आ गए। और कुछ जगह ये भी हमें एविडेंसेस मिले कि ये लोग फ़िश भी खा रहे थे, फ़िश को हंट करके भी खा रहे थे, ठीक है। समझ आ गया क्या क्या खा रहे थे। सबसे पहले ये क्रॉप्स खा रहे थे, ठीक है, फ़िश खा रहे थे, ठीक है। अब वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स से हमें क्या क्या मिल रहा है। वाइल्ड एनिमल्स हमें मारते हैं तो इनसे दूर रहना है, ये हमें सीख मिल रही है, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारी कैटल, शीप आ जाती है। फ़िश नहीं आती क्योंकि उस टाइम पे एक्वेरियम्स नहीं थे। कैटल और शीप आ जाती है, ये हमें मारते नहीं है, बट हमें इनसे डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, या बाकी शीप से हमें वूल भी मिल जाती है, तो सर्दियों में भी काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही थी, ओके। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि चलो ठीक है, हमने क्रॉप तो ग्रो कर लिया, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई, क्या टूल्स हमने अपनाए कि जिसके थ्रू हमने हमारी क्रॉप को ग्रो किया। तो कुछ 4-5 स्ट्रैटेजीज़ होंगी। उनमें से सबसे पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, स्ट्रैटेजीज़ के साथ साथ टेक्नोलॉजी क्या थी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपके आते हैं प्लो, जो कि आपके 2 तरीके के होंगे, वुडन एंड आयरन। नेक्स्ट आपके 90 डिग्री फुरोफ, टेराकोटा, किसके आपके बुल्स, ठीक है, या आपके बुल्स या फिर ऑक्सिन। आओ समझे। अब सबसे पहले प्लो से शुरू करेंगे हम। ये आपकी टेक्नोलॉजी थी या ये इनके स्ट्रैटेजीज थी किसी भी चीज़ को किसी भी क्रॉप को ग्रो करने की। तो सबसे पहले प्लो से शुरू करते हैं, वुडन और आयरन। तो प्लो क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हम हमारी ज़मीन में डिग करते हैं, उसके अंदर ऐसे निकालते हैं और ऐसे बाहर निकालते हैं ताकि हमारी जो फर्टाइल सॉइल होती है वो ऊपर आ जाए, उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो अब क्या होता था कि यहाँ से पॉइंटेड होता था, ये यहाँ से ऐसे पॉइंटेड होता था। अब वुड वाले क्या होते थे, ज़्यादा नीचे तक जा नहीं पाते थे, जिससे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हमारे ऊपर नहीं आ पाती थी, क्योंकि हम एक तरीके से उसको खोद रहे हैं ताकि अंदर की न्यूट्रिशियस सॉइल बाहर आए, राइट, अच्छी सॉइल बाहर आए। तो वुड वाले कुछ टाइम के बाद इसके टिप्स जो होती थी टूट जाती थी और ये ज़्यादा ऊपर तक ज़्यादा नीचे तक डिग नहीं कर पाता था कि हमारी सॉइल ऊपर आ पाए। उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया आयरन पे। आयरन हमारा जल्दी घिसता नहीं है, जल्दी टूटता नहीं है, तो उससे हम इजीली हमारी न्यूट्रिशियस सॉइल को ऊपर लाके क्रॉप्स को और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये टूल यूज़ किया, प्लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 90 डिग्री फुरोव। कैसे, ये एक 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री है, ये भी और एक ये भी, तो ये सारे 90 डिग्री है। तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पे इन्होंने वीट उगा दी, यहाँ पे इन्होंने राइस उगा दिया, फिर यहाँ पे वीट उगा दी, फिर इन्होंने यहाँ पे राइस उगा दिया। इससे क्या होता था कि राइस ज़्यादा न्यूट्रिशंस लेता है एज़ कम्पेयर टू वीट। वीट बहुत कम चीज़ों में भी खुद को ग्रो कर लेगा, राइस नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने एक रो बनानी शुरू कर दी सॉइल में कि इस रो में वीट उगाओ, इस रो में राइस, इसमें फिर से वीट, इसमें राइस। अगले साल हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, जहाँ पे वीट उग रहा था वहाँ राइस हो जाएगी और जहाँ राइस उग रहा था वहाँ वीट हो जाएगी, जिससे कि इन दोनों के न्यूट्रिशंस ख़त्म ना हो,
सॉइल बैरन ना हो और ना उसको 6 महीने, साल या 5 साल तक भी, या कभी कभी 10 साल तक भी हमें उसे ऐसे खाली छोड़ना पड़ता है ताकि ये अपने न्यूट्रिशंस को रीगेन कर ले। इससे क्या होगा कि ये लोग न्यूट्रिशियस भी रहेगी सॉइल हमारी, फर्टाइल भी रहेगी और इसमें चीज़ें हम इजीली ग्रो भी कर सकते हैं। तो वीट और राइस हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमें टेराकोटास मिल रहे थे, मतलब छोटे छोटे टॉयज़ मिल रहे थे बुल के, छोटे छोटे टॉयज़, ठीक है। अब ये दो तरीक़ों से काम आते हैं। या तो ये एविडेंस इन्होंने जानबूझ के बनाया कि हमें पता चले कि ये लोग टेराकोटास बना के, हमें ये पता चला है कि ये लोग एग्रीकल्चर में बुल या ऑक्सिन को यूज़ कर रहे थे, वरना या फिर ये भी हो सकता है कि छोटे बच्चों के खेलने के लिए इन्होंने ये टॉयज़ बनाया। दूसरा, हमें यही पता चलता है कि बुल और ऑक्सिन एग्रीकल्चर लैंड्स पर यूज़ हो रहा था चीज़ों को ग्रो करने के लिए। समझ आया? बुल या ऑक्सिन एग्रीकल्चर लैंड पे जा रहे थे ताकि हमारी जो क्रॉप्स है उनको ग्रो कर सके। समझ आ गया कि ठीक है, ग्रो कर रहे हैं। अब हमें ग्रो करने के लिए एक चीज़ होती है हमारी सॉइल, एक होते हैं फीड्स, एक होता है पानी। पानी भी हमें चाहिए, राइट। तो उसके 3 तरीके थे, कैनल सिस्टम, वाटर रिजर्वियर्स या फिर वेल्स। इन्होंने ये 3 चीज़ें कर रखी थी क्योंकि सिर्फ इंडस रिवर के पास नहीं थे ना वो लोग, साउथ में भी रह रहे हैं, ईस्ट में भी रह रहे हैं, नॉर्थ में भी रह रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, कैनल सिस्टम बना लेते थे और उसके बाद वाटर रिजर्वियर्स कि यहाँ से पानी ऐसे से जाए, लैंड्स पे जाए और एक जगह पे पानी को स्टोर भी करे। वेल्स भी बनाए पानी को स्टोर करने के लिए, रिजर्वियर्स भी बनाए, जिसके एविडेंसेस हमें पंजाब, हरियाणा और शॉर्टुगाई जो अभी अफ़गानिस्तान के अंदर है, इन सारी जगह पे हमें इन चीज़ों के एविडेंसेस भी मिले हैं। आप अपनी बुक रीड करो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में भी ये सब लिखा हुआ है। पेज नंबर 3 पे आ जाओ कि ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शॉर्टुगाई इन अफ़गानिस्तान। मतलब कैनल सिस्टम, पानी को ले जाने का सिस्टम जो है वो हमें शॉर्टुगाई में मिला, जो कि अभी अफ़गानिस्तान के अंदर है, ठीक है। पर वही हमें कैनल सिस्टम नहीं मिला, पर हमें क्या पता वाटर रिजर्वियर्स मिल गए पंजाब सिंध के अंदर, ठीक है। समझ आया? अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, टाउन प्लानिंग। आ गए ये लोग, आ गए, इन्होंने खाना भी बना लिया, इन्होंने क्रॉप्स भी ग्रो कर ली, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए टूल और स्ट्रैटेजीज जो लगानी थी वो भी लगा ली। अब इनके घरों पे चलते हैं। तो बेसिकली घर जब हम पढ़ने जाएंगे तो हम मोहनजोदारो के पढ़ेंगे, ना कि हड़प्पा के, क्योंकि जब हमें एक्सकवेशन के अंदर मोहनजोदारो एज़ कम्पेयर टू हड़प्पा बहुत ही ब्यूटीफुल कंडीशन के अंदर हमें मिली है। हड़प्पा उस टाइम तक पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग हम पढ़ेंगे। तो आ जाओ पेज नंबर अपने 6 पे। तो शुरू करते हैं ब्रिक्स से। इन्होंने ब्रिक्स बनाई, इन्होंने ड्रेनेज बनाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, और इन्होंने ग्रिड पैटर्न भी किया। तो ब्रिक्स से आ जाओ। ब्रिक्स इन्होंने बनाई 4:2 की रेशियो की, एक परफेक्ट रेशियो की इन्होंने ब्रिक्स बनाई और इसको किया इन्होंने सन ड्राई। इनकी जो ब्रिक्स होती थी सन ड्राइड होती थी, मतलब ब्रिक को शेप दी, ठीक है, 3 से 4 दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बन के आती हैं, ना कि नेचुरल जो आपकी आर्टिफिशियल हीट होती है, आग में जला के पका दी 2, 4, 5, 6 घंटों तक और उसके बाद उसको सुखा के अपनी घर पे यूज़ कर लिया तो वो ईजिली टूट जाती है। पर सन ड्राइड जो होती है वो नेचुरल हीट से बनी होती है, 3-4 दिन तक अच्छे से उसको वहाँ पर सुखाया जाता है, उसकी शेप में उसे रहने दिया जाता है, उसके बाद उसको घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जिससे हमारे घर भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और यही आपको एविडेंसेस हमारे जब हमारी रेलवे ट्रैक बन रही थी उसके अंदर भी दिखे कि प्रॉपर शेप की ब्रिक्स मिल रही है। तो वो कौन सी ब्रिक्स होंगी? ऑफ कोर्स सन ड्राइड ब्रिक्स होंगी ना, क्योंकि बिग ब्रिक्स जो होती है वो तो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, अच्छी कंडीशन के अंदर मिलेंगे, टूटे फूटे मिल जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया? इन्होंने ब्रिक्स बनाई, घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ब्रिक्स बना ली, ठीक है, खड़ा कर देंगे। अब उसके बाद हाइजीन का भी ध्यान रखना है, तो इन्होंने अपनी ड्रेनेज भी बनाई। इन्होंने घरों को बनाने से पहले ड्रेनेज बनाया कि ऐसा आपका ड्रेनेज होगा, बता रही हूँ एक सेकंड।
और उसके बाद ये ऐसे सा ड्रेनेज होगा। अब समझाती हूँ। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ड्रेनेज बना ली, बहुत अच्छी ड्रेनेज इन्होंने बनानी शुरू कर दी। क्या करा कि घर बनाने से पहले इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बना दिया कि ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, अब इसके अकॉर्डिंग तुम अपने घर बनाओ। तो जब हमारे ड्रेनेज सिस्टम बन गए, उसके बाद लोगों ने अपने घर बनाने शुरू करे। ये इन्होंने घर बनाए, और ये मेरी प्रॉपर शेप में नहीं है, पर उनके प्रॉपर शेप वाले घर होते थे। जब अच्छे से इनका ड्रेनेज बन गया, उसके बाद इन्होंने घर बनाए हमारी कौन सी, सनराइज ब्रिक से। और ये सारी ड्रेनेज जाती है सबसे पहले हर एक घर से कनेक्ट हो रही है, आप देख रहे हो, ठीक है, हर एक घर से कनेक्ट हो रही है। उसके बाद ये मेन ड्रेनेज से कनेक्ट हो गई, ये आपकी मेन ड्रेनेज है। और उसके बाद ये आपका जो ये एक बड़ा सा टैंक टाइप का है, ये एक बड़ा सा गड्ढा है जिसको इन्होंने डिग किया कि ये सारा ड्रेनेज आपका इकट्ठा होके यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये भर जाएगा, इसको एक स्टोन स्लैब से कवर कर देंगे ताकि कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो जाए यहाँ पे, कि कोई आके यहाँ पे गिर ना जाए, मर ना जाए। तो मतलब कि पूरे शहर में ऐसे ड्रेनेज बनते हैं। उसके बाद ये लोग घर बना रहे थे, ठीक है। और ये सारी ड्रेनेज पहले घरों से कनेक्ट होगी, उसके बाद मेन ड्रेनेज से कनेक्ट होगी, और उसके बाद शहर के बाहर एक गड्ढा होगा जिसके अंदर ये सारा ड्रेनेज आपका जो वेस्ट होगा वो कलेक्ट हो जाएगा। और जब ये भर जाएगा तो उसको ये लोग एक स्टोन स्लैब से कवर कर देंगे। ये थे इनके घर। और ग्रिड पैटर्न क्या है कि ये ग्रिड पैटर्न है, कि एक प्रॉपर पैटर्न है ग्रिड वाले शेप में, कि कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं है। जैसा कि हमारा ऊर के अंदर दिख रहा था कि ये एक घर बन गया, फिर एक ये घर बन गया, एक ऐसे घर बन गया, ठीक है। ये ऊर की कहानी थी जो इन्होंने इस बार ऐसे नहीं करी, इन्होंने ग्रिड पैटर्न करा। ओके, अब हमने देख लिया बाहर से। कभी कभी क्या होता था और एक चीज़ कि यहाँ पे 2 स्टोरी हाउसेस भी मिलते थे, 2 स्टोरी हाउसेस। ओके, 2 स्टोरी हाउसेस क्या होते हैं, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। ये 2 स्टोरी हाउस हो गया आपका, ठीक है, समझ गए। अब हमने ये देख लिया कि इन्होंने बाहर से कैसे घर बना रखे हैं। अब हम एक घर के अंदर चलेंगे कि इन्होंने बाहर से तो ठीक है, हमें दिख गया कि ये शहर ऐसे बन रहा है, घरों के अंदर क्या हो रहा है हमें वो भी तो जानना है। तो सबसे पहले यही क्वालिटी आती है कि बहुत सारे घर 2 स्टोरी हाउस थे, मतलब फ्लोर हाउस थे जिनमें फ्लोर बने हुए थे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक के घर नहीं थे। ये हमें समझ आया, ठीक है। अब एक सेकंड, नेक्स्ट ये हमारा घर है, ओके, ये हमारा घर है, ये आपका कोर्ट यार्ड है। यहाँ पे आपके सारे काम होंगे, जैसे कुकिंग या औरतें निटिंग कर रही हैं तो वो सारे काम जो नॉर्मल डेली के रूटीन के काम होते हैं वो सारे काम इधर होंगे कोर्ट यार्ड के अंदर, ठीक है। अब ये आपकी एंट्रेंस है, ये आपका गेट है, पर यहाँ से किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था कि प्राइवेसी तो होनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए घर में प्राइवेसी होनी चाहिए। तो ये आपका जैसे गेट है, तो यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपकी एक वॉल खड़ी होगी, यहाँ पे आपकी एक वॉल खड़ी होगी, ये आपकी वॉल है। तो अब ये लोग एंट्री कहाँ से कर रहे हैं, ये लोग यहाँ से, जो लोग होंगे वो यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से चल चल के आएंगे, उसके बाद इनको घर के अंदर एंट्री मिलेगी। ताकि यहाँ पे नो डायरेक्ट व्यू की पॉलिसी चले कि डायरेक्टली आप गेट खोलो और अंदर का सब कुछ दिख ना जाए कि क्या लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा कंसर्न था। तो यहाँ पे पहली बात तो गेट के आगे वॉल बनी हुई है कि किसी को अंदर का दिखे ना। यहाँ पे और क्या क्या है, यहाँ पे नो विंडोज़ है, मतलब विंडो ही नहीं बनी हुई इधर, इनके घरों में विंडो ही नहीं होती। तो अब आप ये सोचो कि वेंटिलेशन कैसे हो रही है, सफोकेशन हो जाएगी ना हर जगह पे। जब एक ही जगह सारी बंद रहेगी तो कैसे ये लोग अपना काम करेंगे। तो यहाँ क्या होता था कि नो सीलिंग, यहाँ पे सीलिंग ही नहीं होती थी, ऊपर की छत ही नहीं है, उड़ा दी छत इन लोगों ने। क्यों, ऊपर से धूप आए, हवा आए, पानी आए, जो आए, बारिश आए, सब कुछ ऊपर से है, पर विंडो से कुछ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि विंडो आप खोलोगे
वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, अंदर से फिर व्यू मिल जाएगा। तो इनको प्राइवेसी का हद से ज़्यादा कंसर्न था। समझ आया? इतना समझ आया कि यहाँ पे विंडोज़ तो नहीं थी, साथ में सीलिंग भी नहीं था, कि ऊपर की छत ही नहीं है, वहाँ से सब कुछ दिख रहा है। अब रूम्स कहाँ होते थे? आपके रूम यहाँ पे होते थे, साइड में। आपके रूम्स यहाँ साइड में होते थे, ताकि किसी को भी व्यू ना मिले कमरों का भी। कोर्टयार्ड है को पहले तुम कोर्टयार्ड में देखो ना, वहीं से आओ, मेहमान आएंगे, वहीं रहे जाएं, व्यू नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? हमने देखा अब घर कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चलेंगे कि घर तो ठीक है बन गए, पर यहाँ पे अपर टाउन, लोअर टाउन, ये सब भी तो चल रहा था ना, ये सब चल रहा था। तो इनमें कॉमन चीज़ें क्या होती थी, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि यहाँ पर कॉमन क्या था कि फोर्टिफिकेशन होती थी। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन थी, मतलब डिफेंसिव वॉल बनी हुई थी अपर टाउन पे भी और लोअर टाउन पे भी, कि कोई भी आउटसाइड अटैक हो तो वो प्रिवेंट हो जाए। समझ गए? अब और क्या पता चल रहा था हमें एविडेंसेस से, कि इस मोहनजोदारो के अंदर, हम अभी मोहनजोदारो का टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं, राइट? क्योंकि हमें अच्छी कंडीशन में मोहनजोदारो मिला था, तो हमें ये पता चला कि मोहनजोदारो के अंदर हमें सबसे अच्छी सबसे ज़्यादा वेल्स मिली है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेल्स भी हमें मोहनजोदारो के अंदर दिख रही है, जो कि 700 से भी ज़्यादा वेल्स है। 700 वेल्स से भी ज़्यादा हमें मिली है, जिसमें 2 तरीके की वेल्स आती है। ये मैंने एक वीडियो से देखा था कि यहाँ पे 2 तरीके की वेल्स होती थी, एक जो नॉर्मल वेल्स होती है, दूसरी जो ओवल शेप की वेल्स होती हैं। ओवल शेप की जो वेल्स है वो आपकी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होती थी। मतलब जो आपकी ओवल शेप की वेल है, यहाँ से हमें पीने का पानी मिलेगा, और जो नॉर्मल जो सर्कुलर शेप वाली होती हैं, उनसे हमें कपड़े धोने का, बाकी के काम करने का पानी मिलेगा। और ऑलमोस्ट हर एक घर की खुद का एक वेल भी था। समझ गए? कि हर घर का खुद का वेल भी था। हो गया? नेक्स्ट, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पे, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। इसमें कॉमन क्या था? फोर्टिफिकेशन थे। ठीक है, तो अपर टाउन और लोअर टाउन से हमें समझ के आता है कि यहाँ पे हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या क्लास डिस्क्रिमिनेशन हमें मिला था। मतलब कि लोअर क्लास के लोग लोअर टाउन में रहेंगे, अपर क्लास के लोग अपर टाउन में मिलेंगे या रहेंगे। पर जब हम देखते थे तो जो हमारा अपर टाउन होता था वो साइज़ में तो बहुत बड़ा है, पर वहाँ पे रहने के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो कम है। और जो लोअर टाउन होता है वो साइज़ में छोटा है, पर उसमें रहने के ज़्यादा लोग हैं। समझ रहे हो? अब अपर टाउन में सीटाडेल के बारे में हम पढ़ते हैं। सीटाडेल कैसे होता है? स्टेप वाइज होता है। एक सीढ़ी बनी होती है, यहाँ पे आपके रहेंगे लोअर टाउन के लोग, ये आपका हो जाएगा लोअर टाउन, और ये हो जाएगा आपका अपर टाउन। समझ रहे हो? अब ये आपका अपर टाउन है, ये स्टेप वाइज है, ये साइज़ में देखो बड़ा है, पर रहने के लोग कम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे से 25 से 30 लोग रह रहे हैं, वहीं पर लोअर टाउन में यहाँ पे आपके 150 लोग रह रहे हैं, और उसके रहने का साइज़ जो है बहुत ही कम है। ओके, अब अपर टाउन में हमें क्या चीज़ मिल रही थी? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या मिल रहा था? ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में भी आपको कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा। 2-3 चीज़ें दी हुई है कि ग्रेट बाथ किस काम में आता था, कहाँ मिलता था, और किस चीज़ से बना हुआ था। ये 3 चीज़ें आपकी दे रखी है। सबसे पहले ग्रेट बाथ किस चीज़ के काम आता था? कि वो रिचुअल्स परफॉर्म करने के काम आता था, परफॉर्मिंग रिचुअल्स। ठीक है, ग्रेट बाथ आपका रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए आता है। जैसे कि कुछ पूजा अर्चना हो रही है और वहाँ पे कुछ हमें वो होली वाटर टाइप हमारे को इमेज हमें मिलती है वहाँ पे। आपने मोहनजोदारो मूवी में भी देखा होगा कि वहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो पानी के अंदर जाती है और एक बाहर आ जाती है, तो वो क्या है, एक तरीके का रिचुअल परफॉर्म करने गई थी। ठीक है, अब किस चीज़ का बना होता था आपका ग्रेट बाथ, और कितना कैसा बना हुआ था? तो कैसा बना हुआ था ये देख लो। ये आपका ऐसे रेक्टेंगुलर होता था, रेक्टेंगुलर होता था। 8 बाथरूम्स होते थे, 4 नॉर्थ पे, 4 साउथ पे।
बाथरूम्स एंड चेंजिंग रूम्स। कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। पता नहीं जब मैं थी तो मुझे बाकी लोगों से ये रिव्यूज़ मिलते थे कि ये टॉपिक बहुत ही लेंदी सा लगता है। पता नहीं टीचर्स भी ऐसी पढ़ाती थी कि ये बहुत ही लेंदी लगता था। तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये आपकी स्टेयरकेस है और कॉरिडोर, ठीक है, स्टेयर्स। ओके, तो अब देखो ये वॉशरूम्स है आपके। अब ग्रेड बात किस लिए होता था कि रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। कितने वॉशरूम्स यहाँ पे थे? 8 वॉशरूम्स थे। 8 थे, 4 नॉर्थ की तरफ और 4 साउथ की तरफ, ठीक है। अब स्टेयरकेस जो आपका होता था ये होता था, अब जो भी इंसान इसके अंदर जाएगा, इसमें जो वाटर होता है आपका, होली वाटर कुछ भी, तो इससे जब लोग, जो भी इंसान इसके अंदर गया, अपना इसके अंदर स्नान लेके आया, उसके बाद जब वो बाहर आता था तो वो पूरा गीला आता था, राइट। वो पूरा भीगा हुआ है, गीला हुआ है, उसके सारे कपड़े भी गीले, तो वो सारा पानी जब नीचे उससे गिर रहा है तो वो सारा फ्लोर पे जा रहा है, राइट। अब फ्लोर वुड का बनाएंगे तो वुड फूल जाएगी। तो ऐसे किस चीज़ से बनाते थे, किस चीज़ से बनाए कि जो पानी जो है इजीली जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए, स्लिप ना हो जाए कोई इंसान। तो वो लोग ये चीज़ बनाते थे मोर्टार ऑफ जिप्सम से। मोर्टार ऑफ जिप्सम, इससे बनाते थे आपका कॉरिडोर, स्टेयरकेस, ये सारा जो एरिया था वो मोर्टार ऑफ जिप्सम से बनता था। क्यों? क्योंकि जब आप पानी, ये एक बहुत ही ज़्यादा ना वाटर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट था, जिससे पानी जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप स्नान लेके आओ उससे और एकदम से फिर उतरो, चलो, तो वो सारा पानी गिर रहा है ना, तो स्लिप होने के चांसेस है। तो ये बहुत जल्दी ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेता था, सोख लेता था, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इंसान गिर नहीं पाता था। बहुत ही अच्छी अच्छा क्वालिटी का फ्लोर बना हुआ था, कॉरिडोर और स्टेयरकेस। तो कुछ नहीं है, बस यही है ग्रेड बात, और इसका टॉपिक ख़त्म। क्या है ये? हमें सीटाडेल में मिलता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी क्या है? ये रिचुअल परफॉर्म करने के काम आता है, ठीक है। इसमें बाथरूम्स कितने? 8 बाथरूम्स है, 4 नॉर्थ में, 4 साउथ में, ओके। ये किस चीज़ से बना हुआ था? मोर्टार ऑफ जिप्सम से। क्यों? क्योंकि एक वाटर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। कहाँ मिलता है? सीटाडेल में, ठीक है। टॉपिक ख़त्म। अब लोग आ गए, रहने लग गए, खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, इन्होंने रिचुअल्स भी परफॉर्म कर लिए। अब आ गई मरने की बारी। आएंगे, डेथ भी तो होगी, ह्यूमन जो पैदा हो रहा है वो मरेगा भी, तो उनके मरने पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही थी वो देखने की बारी आ गई है। और उनके कितने तरीके के बरियल्स भी थे, ये भी हम देखेंगे कि वो लोग कैसे बरियल्स के अंदर कौन से लोगों को बरी करते थे, और उनके साथ क्या क्या चीज़ों को बरी किया जाता था। क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट था आफ्टर लाइफ का, कि डेथ के बाद भी आपकी एक और लाइफ होती है, जहाँ पे आपका जो सामान बरी किया गया है आपके साथ, वो आपको वहाँ काम करेगा। समझ रहे हो? तो अब हमारा ग्रेड बाद का टॉपिक ख़त्म। अब आ जाओ बरियल्स पे। सबसे पहले बरियल्स देख लो, 5 तरीके के होते हैं। बरियल्स, पहला होता है पिट या फिर पॉट बरियल। ये कैसा होता है? ऐसा सा। इसके अंदर किस ह्यूमन को बरी किया जाता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, क्योंकि ये पॉट बरियल है ना, तो पॉट है, तो उस पॉट के अंदर किसको हम बरी करेंगे? बच्चों को। जो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे मर जाते थे किसी भी चीज़ से, किसी भी रीज़न से, तो उन बच्चों को पिट या फिर पॉट बरियल के अंदर बरी किया जाता था, ओके। नेक्स्ट आपके नाम नहीं है, नॉर्मल है। जो आपका नॉर्मल सा बरियल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ज़मीन खोदी, इंसान को बरी किया और उसके ऊपर से मिट्टी दोबारा से डाल दी, ये आपका नॉर्मल है। तीसरा, सेम ऐसे किया, पर इसके आसपास अब हमने मेगालिथ्स लगा दिए। मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स, मेगा मीन्स बिग, लिथ्स मीन्स स्टोन्स, तो मतलब बड़े बड़े पत्थर लगा दिए आसपास कि कोई भी जानवर आके उसको खा न जाए, तो थोड़ा बहुत कवर कर लो, तो थोड़ा बहुत उसको संभालने के लिए मेगालिथ्स लगा दिए कि वो थोड़ी सी बॉडी उसकी प्रिजर्व रहे। ये वाला आपका लोअर क्लास के लिए यूज़ होता है, कुछ भी नहीं है, उसकी बॉडी हम प्रिजर्व क्यों करें,
हमें उससे क्या मतलब, किसी अमीर इंसान की बॉडी प्रिजर्व करे तो उसके अंदर हमें चीज़ें भी अच्छी अच्छी मिलेंगी, रिच इंसान है ना। तो ये आपके लोअर क्लास के लिए होता था। ये होता था थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास टाइप, जो थोड़े बहुत रिच होते थे। नेक्स्ट आपका फोर्थ होते थे कि आपका ये बरियल है। अब आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी हो तो उसके अंदर आपने देखा हो डम्बलडोर की ग्रेव कैसी थी, कि डम्बलडोर को पहले बरी किया और चारों साइड से मार्बल से उसको कवर कर दिया और उसके ऊपर भी एक मार्बल की स्लैब रख दी कि कोई भी जानवर आके खा ना जाए, उसकी बॉडी प्रिजर्व रहे। तो ऐसा ही करते थे कि इन्होंने सबसे पहले इंसान को बरी किया इसके अंदर, और उसके बाद सारी साइड से स्टोन स्लैब से कवर कर दिया कि कोई भी जानवर आके उसको खा ना जाए। पहले चारों साइड से किया, उसके बाद पांचों साइड से भी किया, मतलब उसके ऊपर से भी एक स्लैब रख दी कि जानवर आके उसको खा ना जाए, मार ना दे। समझ गए? कैसी थी आपकी चौथी? चारों साइड से भी कवर कर दिया, ऊपर से भी कवर कर दिया। पांचवी, फिफ्थ लास्ट थी माउंट बरियल। इसमें क्या होता था कि एक पहाड़ टाइप बनाया और उसके ऊपर जाके बरियल रखा हमने अपना। इससे क्या होता था कि कोई जानवर इसके ऊपर चढ़ रहा है, थोड़े टाइम बाद वापस नीचे गिर जाएगा, फिर चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर वापस गिर जाएगा, इधर से भी चढ़ेगा, थोड़ा सा चढ़ के फिर वापस चढ़ेगा। तो इसका मतलब हमारी जो ये बॉडी प्रिजर्व की गई है वो अच्छे से सेव रहेगी, हमेशा प्रिजर्व्ड ही रहेगी, ख़राब नहीं होगी। कोई जानवर आके उसे मार के मरा ही तो हुआ ही है, खा नहीं जाएगा। समझ गए? ये होते थे आपके 5 तरीके के बरियल्स। अब बरी कर दिया, साथ साथ इसके कुछ सामान भी तो मिल रहा होगा ना, तो अब हम वो देखेंगे कि क्या क्या आइटम्स हमें इसके साथ साथ मिल रही थी, कौन सी लग्जूरियस और यूटिलिटेरियंस हमें मिल रहे थे इन लोगों के साथ, जो डेड बॉडीज़ थी उनके साथ हमें क्या मिल रहा था। तो सबसे पहले यूटिलिटेरियन पे आ जाओ। कुछ नहीं होता उसके अंदर, इसके अंदर आपका कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको क्लोथ का एक पेयर मिल जाएगा और हल्की सी ज्वेलरी मिल जाएगी, ख़त्म। ये आपके होती थी यूटिलिटेरियन। कुछ नहीं है, कपड़ा एक जो पहन के उसको बरी करा है वो है ही, उसके साथ एक कपड़ा और दे दिया और थोड़ी सी ज्वेलरी दे दी, आयरन की ज्वेलरी दे दी कि भाई तुम आयरन की ज्वेलरी पहनो, ख़त्म, तुम लोअर क्लास हो, तुम्हारे को वैल्यू नहीं किया जाएगा। यह आइडियोलॉजी थी, क्योंकि तभी सिटाडेल्स वगैरह भी बने थे, राइट। नेक्स्ट, अब आ जाओ लग्जरीज पे। इधर मिलते थे आपको परफ्यूम की बॉटल्स। इधर आपको मिलेगा कॉपर का मिरर, क्योंकि यहाँ पे आइडियोलॉजी थी कि मरने के बाद यहाँ के बंदे देखेंगे भी तो सही ना खुद को कि कैसे दिखते हैं। तो इधर आपको मिलेंगे कॉपर मिरर्स, इधर मिलेगा आपको परफ्यूम, इधर मिलेगा आपको फाइनेंस पॉट, एक अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉट होता है। इधर मिलेगा आपको बॉडी स्क्रबर, कि भाई तुम नहाओगे भी ना मरने के बाद, तब भी तुम्हें बॉडी स्क्रबर मिल रहा है कि तुम अपनी बॉडी को उससे अच्छे से साबुन लगा के नहाओ। बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल रही है इधर। तो मतलब इनको तो पूरा चांदी चांदी कर रखा है कि तुम्हारे साथ तो बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से आपको मिलेंगे एक और चीज़ जो है माइक्रो बीड्स, जो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताए थे कि माइक्रो बीड्स होते हैं छोटे छोटे बीड्स जो ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं, और वो इसलिए अपर क्लास में मिल रहे हैं क्योंकि उनको बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है। 2 बीड्स है, एक बड़ा बीड है और एक छोटा सा बीड है। तो अब आपको बता दो, आप खुद बताओ कि किसको बनाने में मेहनत लगेगी, इस वाले को या इस वाले को। ऑफ कोर्स छोटे वाले को ना, क्योंकि उसमें बहुत ही बारीकी से काम किया जाएगा, इसलिए वो मेहनत वाले बीड्स होते थे, मेहनत से बनते थे, इसलिए वो अपर क्लास की बॉडीज़ के साथ मिलेंगे। समझ आया? समझ आया? कॉपर उस टाइम पे एक ऐसा मटेरियल था जो हमें नया नया मिला था, तो वो अमीर लोग ही यूज़ करेंगे, गरीब नहीं यूज़ करेंगे। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि गरीब इंसान के बरियल में क्या दिखेगा और अमीर इंसान के बरियल में ज्वेलरी और क्लोथ के साथ साथ और क्या क्या दिखेगा। बर्तन भी मिलेंगे, यूटेंसिल्स भी मिलेंगे, फिर सेम यहाँ पे आयरन के मिलेंगे या कॉपर के या पता नहीं और भी कोई अच्छी, जैसे फाइनेंस पॉट है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वो भी एक
आपका बोल बनाने के लिए काम आता है, तो वो भी यहाँ पे ही मिलेगा हमें। समझ गए? यहाँ तक टॉपिक ख़त्म होता है। और यहाँ तक हमें क्या क्या पता चला? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हड़प्पन्स आए, रहे, क्या कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेट करे, कौन से को वाइल्ड में रखा, कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया, जब क्रॉप्स ग्रो करे तो उसको टेक्नोलॉजी या फिर स्ट्रैटेजीज़ क्या उन्होंने अपनाई, उसके बाद वो लोग रहने के लिए भी जगह ढूंढेंगे, ब्रिक्स बनाई, ड्रेनेज सिस्टम बनाया, ग्रिड पैटर्न बनाया, ये सब किया। ये अभी तक का शॉर्ट मैं बता रही हूँ क्या क्या किया, ठीक है? ये सब ड्रेनेज पैटर्न वगैरह वो सब बनाया। उसके बाद घरों को प्राइवेसी का कंसर्न था, तो उन्होंने विंडोज़ और गेट्स, विंडोज़ रखी नहीं, गेट के आगे भी वॉल बना दी कि कोई भी इंसान अंदर का देख ना पाए, पीछे की साइड से एंट्री करनी पड़ती थी। सीलिंग नहीं रखी ताकि वेंटिलेशन हो सके। समझ आया? रहने लग गए, ठीक है? अब इसके बाद मरेंगे भी लोग, ठीक है? उससे पहले हमने सीटाडेल के बारे में भी पढ़ा कि अपर क्लास लोअर क्लास में सीटाडेल बन रहे थे अपर क्लास के अंदर। वहाँ पे हमने ग्रेट बार्ड के बारे में पढ़ा कि उसकी क्या डिटेल्स थी। फिर हमने देखा कि आ गए, रह लिया, ठीक है, खा पी लिया, सब कुछ हो गया। अब आ गई डेथ की बारी। डेथ हमने देख लिया कि 5 तरीके के बरियल्स होते थे, वो हमने सीखे कौन से होते थे। उसके बाद ये टॉपिक हमने कवर किया कि क्या लग्जरीज हमें मिलती थी अपर क्लास के बरियल के अंदर, क्या चीज़ें हमें मिलती थी लोअर क्लास के अंदर। ब्रेक ले लो 1 मिनट का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ब्रेक ले लो। आधे घंटे के अंदर अभी हमने इतना चैप्टर पढ़ा है। इसके बाद अभी भी हमारा बहुत पढ़ा है। इसके बाद चलो हो गया। नेक्स्ट अब आता है, सब कुछ कर लिया, ठीक है, रह लिया, खा लिया, पी लिया, हो गया। अब हमने देखा ज्वेलरी देखी हमने कि ये लोग ज्वेलरी वगैरह बना रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है? 3:30। ओके, ज्वेलरी बना रहे हैं। तो ज्वेलरी बनाने के लिए भी तो चीज़ें देखेंगे ना। मैं टाइम नोट कर रही थी कि 1 घंटे के अंदर क्लास कवर हो जानी चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि 1 घंटे के अंदर होगी, क्योंकि इसके बाद आप ज्वेलरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप सारा ज्वेलरी बनती कैसे, एविडेंसेस क्या क्या मिले, कैसी चीज़ें हुई। उसके बाद हम हमारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जैसे कि प्रीस्ट किंग वगैरह, प्रोटोशिवा, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑफ हड़प्पन्स पढ़ेंगे। इसके बाद भी हम पढ़ेंगे कनिंघम की कन्फ्यूजन, ठीक है, आर्यम व्हीलर की स्ट्रैटिग्राफी मेथड के बारे में। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद जाके ये चैप्टर आपका ख़त्म होगा। तो बहुत से टॉपिक्स हैं। तो अब आ जाओ क्राफ्ट प्रोडक्शन पे। अब आ जाओ क्राफ्ट प्रोडक्शन कि क्राफ्ट कैसे बन रहा है, सारे ज्वेलरी वगैरह कैसे बनती है। तो बीड्स बनाने के लिए एक टूल का यूज़ होता था स्पिंडल रोल नाम से, उससे आपके बीड्स बनते थे, ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें अलग अलग जगह से मिलती थी, जैसे साउथ से हमें गोल्ड मिल रहा था, नागेश्वर और बालाकोट से हमको शेल्स मिल रहे थे। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हमें अलग अलग चीज़ें मिल रही है। लैपिस लजूली हमें अफ़गानिस्तान से मिल रहा है, स्टेटाइट और कैरोलाइन हमें कहीं और से, लोथल से मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है। सारी अलग अलग चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अलग अलग जगह से मिलनी शुरू हुई थी। तो अब इन चीज़ों से हमारा क्राफ्ट हो रहा है, राइट। अब जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली हमारा क्राफ्ट के लिए बीड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बीड ले लिया, बीड हमें कहाँ से मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा हो। या शेल कहाँ से मिल रहा है, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। उसके बाद पर्ल्स आपके, फॉर एग्जांपल पर्ल्स भी हमें सी साइड से ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि शेल्स के अंदर से हमें पर्ल्स भी मिलते हैं। तो अब आपका वो तो बन गया। अब क्या है, बीड बनाने की प्रैक्टिस देखो। क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम लेते हैं बीड को, बीड हमारा एग्जाम्पल है। तो हमें क्या कैसे पता, क्या एविडेंसेस हमें मिले कि जिससे हमें पता चला कि ये बीड बन रहा है। एविडेंसेस भी तो होंगे ना कि जिससे हमें पता चले कि बीड बन रहा है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले रॉ मटेरियल, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है ना। 1-2 चीज़ें गिर भी गई तो आप सारी चीज़ों को उठा लो। यही एग्जांपल हर जगह आएगा कि सारी चीज़ें उठा लो, 1-2 चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती है। तो फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है जिससे हमने बीड्स निकालने हैं,
ठीक है, ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है टूल, नेक्स्ट एविडेंस आ जाता है हमारा टूल, कि सबसे पहले ये हमारा रॉ मटेरियल था, स्पिंडल रोल ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, वो हमारा टूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट। अब मैं बताती हूँ सबसे पहले कि एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर से आपने 2 सर्कल्स निकाले और ये आपके सर्कल बाहर आ गए, तो ये आपका ऐसे रॉ मटेरियल बचा, ठीक है। सॉरी, ये आपने 2 सर्कल एक रेक्टेंगल से निकाले और ये आपका ऐसे ही एज इट इज़ बाहर आ गया। अब जो आपने सर्कल निकाले, ये 2 आपके हाथ में आ गए, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे ही आपने सारे पहले रेक्टेंगल्स के अंदर से सर्कल्स निकालने शुरू करें, बहुत सारे सर्कल्स आपके पास इकट्ठे हो गए, स्पेयर्स जो है आपके इकट्ठे हो गए, आपके हाथ में आ गए, ठीक है ना। गिर गए, छोटे छोटे आपने निकाले, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे से निकाले, गिर गए। तो अब क्या, जो बहुत सारे निकाल लिए आपने, रख लिए, संभाल लिए, कलेक्ट कर लिया। अब कुछ जो गिर गए, 2-4 बीड्स जो आपके गिर गए, उनको आप उठाना भूल गए, रह गए, तो वो आपका क्या हो गया, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे? क्योंकि जब ये बीड बनेगा, इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाओगे जिसके थ्रू आपका थ्रेड जा सके, राइट। तो ये आपका फिनिश्ड ऑब्जेक्ट है और ये आपका अनफिनिश्ड है। क्यों? क्योंकि ये गिर गया और इसके अंदर आपने कभी सर्कल बनाया ही नहीं, तो ये आपका हो गया अनफिनिश्ड। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर जिस टूल से हमने इसको निकाला वो, और जिस टूल से हमने इसके अंदर अपना सर्कल बनाया वो, ठीक है। और अगर गिर गया तो उसके अंदर से हमें अनफिनिश्ड मिल गया, ठीक है ना, अनफिनिश्ड हमें ये मिल गया। अब उसके बाद आपका आता है रिजेक्ट। रिजेक्ट कैसे? कि यहाँ पे बीच में बनाना था, एक सर्कल के अंदर आपने बना दिया साइड में, जो आपका होल है जिसके थ्रू आपने अपनी थ्रेड को ले जाना है, बनाना बीच में था लेकिन बना साइड में दिया, तो वो रिजेक्ट कर दिया आपके ओनर ने कि नहीं ये गलत बनाया, ऐसे बनाओ, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया। फेंक दिए, ज़मीन पे फेंक दो, डस्टबिन क्या करने हमें, फेंक दो, तो आपके ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और लास्ट वेस्ट मटेरियल। अब जब आपने इसके अंदर से सर्कल निकाला, तो या तो उसको पूरा ऐसे छेद करके पूरा निकालोगे कि यहाँ से आपका सर्कल बाहर आ जाए और आपने उसको फेंक दिया क्योंकि वो आपके लिए वेस्ट मटेरियल है, या जब उसको आपने घिस रहे होगे, जब अच्छे से घिस घिस के सर्कल बना रहे होगे, तो वो जो शेड होगा, जो उसका भूरा बाहर निकलेगा, तो वो भी तो आपका वेस्ट मटेरियल होगा ना, तो वो आपका हो जाता है वेस्ट मटेरियल, जो हमें एविडेंस हमें बताते हैं कि इन चीज़ों से हमारा ये बना है, क्या, बीड बना है। समझ गए कैसे? रॉ मटेरियल, फिर टूल जिससे हम उसको बना रहे हैं, अनफिनिश प्रोजेक्ट कि अनफिनिश ऑब्जेक्ट कि ये वाला ऑब्जेक्ट गिर गए, बहुत सारे गिर गए, अब सारे उठा लिए, 2-4 दाने रह गए, वो वैसे ही छोड़ दिए, फेंक दिए, छोड़ो। उसके बाद रिजेक्ट कि आपने गलत बना दिया, कि सर्कल बीच में बनाना था, होल आपने साइड में बना दिया, तो वो आपके लिए गलत हो गया। और वेस्ट मटेरियल कि ये भी एक आपका, जब इसमें से सर्कल आपके बाहर आ गए, तो ये पूरा एक आपका वेस्ट मटेरियल हो जाता है। समझ आ गया? इस तरीके से हमारी होती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन, और इसके एविडेंसेस हमारे पास ये थे, बुक में भी दे रखे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो नेक्स्ट, हाँ, पेज नंबर 12 पे आ जाओ। वहाँ पे आपको एक टॉपिक दे रखा है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा, बस इतना बता रखा है कि अब आप रहते हैं नॉर्थ में हो, फॉर एग्जांपल आप रहते हैं हड़प्पा में हो, जाना आपको साउथ से है, ठीक है। अब साउथ में आपके पास गोल्ड होता है, नॉर्थ में जैसे कुछ भी बीड्स आपने बना के रख लिए, सील्स बना के रख ली, तो आपके पास सील्स है और साउथ से आपको गोल्ड चाहिए, तो आप 3 चीज़ें कर सकते हो। या तो उस बंदे को साउथ से बोलोगे कि हम तुम्हें सील्स दे देंगे, हमारी जो ब्यूटीफुल सील्स होती हैं, आगे मैं वो अच्छे से समझाऊंगी, जो हमारी सील्स है तो वो ले ले, इन रिटर्न हमें गोल्ड दे दे, नेगोशिएशन करोगे, ठीक है। दूसरा ये कर सकते हो कि तुम वहाँ जाके बस जाओ, कि भाई साउथ में ही रह लो, वहीं से गोल्ड निकालो, वहाँ से फिर वापस आके इधर कर लो, नॉर्थ में रख लो। ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। मतलब 3 तरीक़ों से तुम किसी भी जगह पे रह सकते हो,
ठीक है ना। कोई भी चीज़ को आप ले सकते हो। तो पहला कि या तो आप ट्रेडिंग पर्पस कर लो कि ट्रेड कर लो, बार्टर सिस्टम चला लो, या फिर आप वहीं जाके रहने लग जाओ, या फिर आप उन पे अटैक कर दो। पहले बोलो प्यार से मान लो, हमें गोल्ड दे दो, नहीं मान रहे तो तुम उन पे अटैक कर रहे हो। समझ गए? ये 3 तरीके होते थे किसी भी जगह से आपको कोई भी सामान लेने के। तो क्या होते थे? बाय डूइंग सेटलमेंट, मतलब वहाँ जाके रह लो, ठीक है। दूसरा बाय डूइंग एक्सपीडिशन, कि वहाँ जाके अटैक कर दो। और तीसरा आपका होता था एक्सचेंजिंग थिंग्स, जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी फील्ड से तो उनसे अपना गोल्ड ले लो। ये 3 तरीक़ों से आप लोग कोई भी मटेरियल को ले सकते थे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया शॉर्टुगाई से हमें लैपिस lazuli मिल रहा था, ठीक है। गोल्ड हमें साउथ से मिल रहा था, बीड्स हमें नागेश्वर और बालाकोट से मिल रहे थे, ठीक है ना। और आपका क्या कह सकते हैं, स्टेटाइट जो था वो भी एक तरीके का मटेरियल था जो कि हमें हमारे कहाँ से मिल रहा था? राजस्थान से एंड गुजरात, ठीक है। इसमें इतनी सारी डिटेल में मत याद करो, 2-3 याद करो जो इजी लग रहे हैं और उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट हमने इंडिया के अंदर तो ट्रेड कर लिया, अब जाना हमें इंडिया के बाहर, क्योंकि हमें एविडेंसेस मिले कि हड़प्पा, हड़प्पा, मेसोपोटामिया एंड ओमान ट्रेड कर रहे थे। कैसे पता चला? कि एक हमारे पास था ओमानी पॉट, वेट, कैसे पता चला? हमारे पास था ओमानी पॉट, ये 2 साइड समझो, इधर आपका ये है हड़प्पा का, ये है आपका ओमान का। अब हमें कैसे पता कि ये ओमान का है या हड़प्पा का? क्यों? क्योंकि हड़प्पा के कंपैरिजन में ओमान के जो पॉट्स थे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे। कैसे? क्योंकि उनके ऊपर एक निकल की कोटिंग थी। ओमान के जो पॉट्स थे उसके ऊपर निकल की कोटिंग थी जो उन्हें अच्छा बना रहा था, पावरफुल बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। क्योंकि आपके बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि निकल की कोटिंग वाले हमें जार्स मिल रहे थे। ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल, ये आपके बुक में लाइन ली हुई है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमें पॉट्स ओमान के अंदर दिख रहे हैं वही हमें हड़प्पा के अंदर भी दिख रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे ट्रेड हो रहा था ओमानी पॉट्स का, क्योंकि हड़प्पा के पास निकल वाले पॉट्स नहीं थे। अब यही सेम पॉट्स हमें मिल रहे थे मेसोपोटामिया के अंदर, या हड़प्पन सील्स हमें ओमान में भी दिख रही है, मेसोपोटामिया में भी दिख रही है। तो इससे पता चल रहा था इस ट्राइंगल के अंदर हमारा ट्रेड हो रहा है। हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है डिसाइफर हुई नहीं है, तो हमें कैसे पता ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें हमें ओमानी स्क्रिप्ट्स एंड मेसोपोटामियंस की क्ले टैबलेट से पता चलती है। समझ रहे हो? उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही है कि ओमान, हड़प्पा और मेसोपोटामिया ट्रेड कर रहे थे। और मेसोपोटामिया ने बताया कि हम हड़प्पा को बुलाते थे मलूहा, और ओमान को हम बुलाते थे मेगन। तो मतलब मेसोपोटामिया के 2 फ्रेंड्स थे, मेगन एंड मलूहा। तो मतलब ओमान और हड़प्पा, इसका मतलब कि इनके बीच में ट्रेड हो रहा था। और यहाँ पे ये भी बताया कि मेसोपोटामिया ने सबसे पहली बार हड़प्पा के अंदर ही, या हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही पीकॉक्स देखी थी, जिसके लिए उन्होंने एक दुआ भी दी थी कि मे योर हाजा बर्ड लिव फॉर एवर या लिव लॉन्ग इन द पैलेसेस ऑफ किंग्स। ऐसा सा उन्होंने बोला था कि आपकी जो हाजा बर्ड है, जिसको हम पिकॉक बोलते हैं, उनके टाइम पे उनके लिए ये हाजा बर्ड थी। और वो उनका था कि आपकी जो हाजा बर्ड है किंग्स के जो पैलेसेस हैं वहाँ पे घूमती रहे, वहाँ पे बहुत ऊंची, बहुत लंबी उम्र तक ये लोग जीती रहे। तो इन्होंने ये दुआ दी थी, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल बर्ड उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। इससे हमें पता चला कि इनके बीच में ट्रेड हो रहा था। समझ आया? रॉयल पैलेसेस के अंदर इसकी गूंज जो है सुनाई दे, ये कहना चाहते थे। समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, सब कुछ कर लिया, अब जो मैं आपको इतना बता रही हूँ, फील्स पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अपनी एक जो आपके बुक में ना सील दे रखी है,
जो फर्स्ट पेज पे ही फील है उसको याद कर लो और अपने पेपर के अंदर बना के आ जाना। अगर फील्स के ऊपर कुछ भी है बड़े मार्क्स में, जैसे 2 क्वेश्चंस को मिला दिया जाता है तो उसके अंदर है, तो उस फील को याद कर लो। कुछ नहीं है, एक ऐसे बनाओ, फिर लेटर्स बनाओ, ठीक है, लेटर्स बनाए सबसे पहले। उसके बाद सिंगल हॉर्न या फिर 1 हॉर्न जिसको आप कहते हो, वो वाला एक एनिमल ऐसे बना लो। कुछ नहीं है, शेप दी, उसकी पूंछ बनाई, 4 टांगे होती हैं, तुम 4 बनाओ। उसके बाद थोड़ी सी गैप देके फिर 2 टांगे बनाई, उसको ऐसे कर दिया और यहाँ आग बना दी, यहाँ ऐसे थोड़ा सा मुंह और 2-4 लाइनें खींच दी, 6 लाइनें खींच दी। ये आपका एनिमल बन गया। यहाँ पे आपके लेटर्स बन गए। ये पहली बुक की ही आपकी। यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग दे दो, एनिमल हो गया। यहाँ पे क्या करो, पौधा बनाया। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो। ये आपका टूल बन गया, ये आपकी सील बन गई। तो आप इस सील को याद कर लो, जब भी सील वाला टॉपिक है इसके अंदर शुरू हो जाना। सील क्या होती थी, तो क्या पर्पस होता था सील्स का? सबसे पहले तो ये मैसेजेस भेजने के काम आती थी। आपको मैसेजेस भेजने, सील्स भेज दो, या फिर ये ट्रेड के काम आती थी। सील के 2 ही काम होते थे, या तो ट्रेड करवा लो इससे या मैसेजेस भिजवा लो। देखो कैसे, आपने एक पाउच के अंदर ज्वेलरी बनाई और उस पाउच को फोल्ड कर दिया और उसके ऊपर गर्म वैक्स लगा के अपनी सील को ऐसे प्रेस किया, इम्प्रिंट आ गया, वो सील के जो निशान होते हैं वो सारे आ गए। वो हो गए मैसेजेस भेजने के लिए या फिर ट्रेड वाले पर्पस के लिए, ठीक है। अब ये होता है ना कि आपके भी जो पैकेजेस आते हैं आजकल की, बोलते हैं ना कि अगर सील खुली हुई है तो उसको एक्सेप्ट मत करना, ये उस काम से आता था, ठीक है। या फिर आपने जैसे कोई शाही दस्तखत होते हैं, वो उसके भी काम आता था। कैसे कि आपने कोई मैसेज लिख के भेजा, ये मेसोपोटामिया में जाके भेज दो, और नीचे स्टैंप लगा दी, मैसेज भेजने के काम आया। ट्रेड में मैंने आपको बताया, ज्वेलरी करी, फोल्ड किया, उसको ऐसे स्टैंप लगाई, सील काम आ गई। या फिर हमारी सील इतनी सुंदर होती थी कि सील्स को ही हम ट्रेड कर देते थे, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल सील मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। तो सील्स को ही हमने ट्रेड कर दिया। तो अब हमें सील बताती क्या क्या, ये भी हमें जानना है। सबसे पहले ये होते थे आपके लेटर्स। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ये होते थे आपके लेटर्स, मतलब लेटर्स है, यहाँ से हमें पता चलेगा सेंडर कौन है या फिर वो कहाँ रहता है। ये सारा आपके ऊपर वाली लाइंस के अंदर लिखा होता था, ठीक है। ये होता है आपका एनिमल, कि वो जहाँ रहता है वहाँ का फेमस एनिमल कौन सा है, तो हमें ये पता चलता है। और ये है टूल, तो वहाँ पे क्या क्रॉप ग्रो हो रहा है और उसका टूल क्या होता था। फॉर एग्जांपल ये बंगाल टाइगर है, बंगाल में फेमस है। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो बता देंगे कि ये बंगाल है, वहाँ पे क्रॉप ग्रो होता है, उसका टूल ये है। इससे हमें पता चला कि ये सील बंगाल की है इंडिया में, ठीक है, हड़प्पा। वैसे ही अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो वैसे ही यहाँ पे पढ़ के बता देगा किसने भेजी है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। ये सारा आपके इस लेटर्स में लिखा होता था। समझ आ गया? ये होती थी आपकी सील्स। अब नेक्स्ट है कि ठीक है, हमने सील्स बना ली, अब लिखे जो हैं हमने लेटर्स, वो भी तो देखे। तो वो होती थी स्क्रिप्ट। हमारी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो है एनिग्मेटिक, वो हमारी एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है। इसका मतलब अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, जो डिफ़िकल्ट है रीड करने में, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट हमारी जो है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है। उसके अंदर हमारे को 375 से 400 लेटर्स मिले हैं। लेटर्स तो नहीं, साइंस कह सकते हैं हम, क्योंकि ये साइंस थे। तो हमें 375 से 400 के बीच में हमें साइंस मिले हैं, और इनको लिखा जाता था लेफ़्ट टू राइट। यहाँ इन सील्स को, जो आपकी स्क्रिप्ट्स होती थी, उसको लिखा जाता लेफ़्ट टू राइट, ओ सॉरी राइट टू लेफ़्ट, उल्टा लिखते हैं ना। मतलब इनके स्क्रिप्ट को ऐसे लिखा जाता था, उल्टा इस डायरेक्शन के अंदर लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट। अब क्या हो गया कि यहाँ पे इतने सारे साइंस मिलने के बाद भी यहाँ की जो लॉन्गेस्ट
स्क्रिप्ट थी ना, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ हमें 26 साइंस की ही मिली है। 400 साइंस होने के बाद भी इन लोगों की जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट थी वो मिली हमें सिर्फ 26 साइंस की, जो कि टिल डेट अनडिसाइपर्ड है। इनको आज तक डिसाइपर नहीं किया गया, ठीक है। और इनकी इतनी मुश्किल थी तो इसलिए इसको हमने बोल दिया कि एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है। अब ये सारे जो साइंस वगैरह हमें कहाँ मिलते थे, ये हमें साइन बोर्ड्स के अंदर मिल रहे हैं, ये हमें लेटर्स में मिल रहे हैं, ये हमें सील्स में मिल रहे हैं, ये हमें ज्वेलरी में भी मिल रहे हैं। मतलब हर पॉसिबल चीज़ जिसके अंदर ये लोग अपने नाम या अपनी स्क्रिप्ट को लिख सकते थे, वहाँ हमें ये सारे साइंस मिले हैं। समझ गए? अब हमने सील बना ली, हमने स्क्रिप्ट्स भी बना लिए। अब जो हमारा वेट है, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। वेट क्या है? जिससे हम चीज़ों को मापते हैं। 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो, ऐसे मिला के इनके जो वेट्स है 2, 4, 6, 8 से शुरू होते होते 800 तक मिले हैं। समझे? मतलब इनके जो वेट्स थे, 2 किलो आप ले लो, 4 किलो ले लो, 6 किलो ले लो, 6 लीटर ले लो, वॉटेवर से लेके आपके 12,800 किलो के भी वेट मिले हैं। कि इतनी भारी चीज़ को भी वो लोग तोल रहे थे। ऑफ कोर्स उस टाइम पे इतनी भारी चीज़ कुछ अवेलेबल होगी तो उसको तोल रहे थे ना। तो ये थे आपके वेट। और आपके वेट किस चीज़ से बने होते थे, वो कौन से स्टोन से बनते थे? तो वो आपका स्टोन होता था चर्ट। जो आपका चर्ट स्टोन होता था वो आपके वेट्स बनाने के काम आता था। समझ गए? ये होता था आपका वेट का टॉपिक। ये ख़त्म हुआ। लास्ट 2 डिफरेंट पेजेस बचे हैं। पेजेस मतलब समझ जाओ 2 डिफरेंट अलग ही टॉपिक्स। पहला, इसके बाद हम प्रीस्ट किंग्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारे प्रोटोशिवा, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, वो एक अलग सा हो जाता है। और एक हो जाता है सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स के बारे में। ये 2 टॉपिक्स एक तरीके के आपके बचे हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे आपके। देखती हूँ 20-25 मिनट तक कोशिश करती हूँ कि ख़त्म कर दूँ, क्लास को लंबा ना करें, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कि हमारा हड़प्पा इतना बड़ा है। हमारी जो इंडिया है, पहली बात तो वो खुद ही बड़ी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका इंडिया, उसके बाद ये आपका पाक, उसके बाद ये आपका अफ़गान, ये आपका एरिया था। इस एरिया में आपका हड़प्पा फैल रखा था। आपका इंडिया भी उसके अंदर आ रहा था, उसका पाक भी उसके बाद अंदर आ रहा था। अफ़गानिस्तान तक आपका जो है एक हड़प्पा था। तो अब आपको इतना बड़ा जब एरिया आप रूल कर रहे हो, संभाल रहे हो, तो एक इंसान, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि ये एक अपने आप ही चल रहा हो। इनको रूल करने के लिए, इनको गाइड करने के लिए, इनको एक कंट्रोल में लाने के लिए, एक लेवल मेंटेन करने के लिए भी आपको कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना। उसी टाइम पे हमको दिखा प्रीस्ट किंग। उसी टाइम पे कौन हमें दिखा? प्रीस्ट किंग। तो ये हमारे लिए किंग बन गया कि या तो ये बंदा पूरा हमारा हड़प्पा को संभाल रहा है, ठीक है। सॉरी, मेरा ना एक्चुअली फ़ोन स्लिप हो गया था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि प्रीस्ट किंग हमारे को मिला, जो उस टाइम पे हमारे लिए ऐसा सा बन गया, एक आइडियल बन गया इन लोगों का कि ये इंसान इन सब लोगों को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये, लेकिन हमारे पास ये दिमाग में कहाँ से आया कि ये प्रीस्ट किंग हो सकता है, क्योंकि आपके बुक में ये फिगर दे रखी है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसके हाथ सर पे एक हेड बैंड पहना हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कोई शॉल सी ले रखी है, और इसकी जो फिगर है उन्होंने कान में भी कुछ पहन रखा है, हाथ पे भी पहन रखे हैं। तो इनकी जो फिगर थी बहुत ही ऐसे प्रीमियम से दिखाई थी कि हाँ ये कोई अथॉरिटी होगी। और ये प्रीस्ट किंग हमें मेसोपोटामिया के अंदर भी मिला है। तो हमारे को ये था कि हाँ, हो सकता है कि ये बंदा रूल कर रहा हो। प्रीस्ट क्यों? क्योंकि हमें आगे एविडेंसेस मिले कि यहाँ पे मदर गॉडेस है, यहाँ पे प्रोटोशिवा की सील्स मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये हो सकता है कि प्रीस्ट भी है और किंग भी है, जो रिलीजन भी फॉलो करवा रहा है और साथ में लोगों को रूल भी कर रहा है। और हमें यहाँ पे फायर ऑल्टर्स भी मिले, तो हमारे यहाँ पे दिमाग खुल जाते कि पक्का यहाँ पे कोई ना कोई रिलीजन को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि फायर ऑल्टर्स क्या होता है? हवन कुंड। हवन कुंड समझते हो ना?
वो हवन कुंड हमें यहाँ पे मिल रहे थे, तो मतलब यहाँ पे शायद हवन भी कर रहे हैं। पर हम इन चीज़ों को 100% श्योरिटी तब भी दे सकते हैं जब हमारी स्क्रिप्ट जो होंगी डिसाइपर हो जाएंगी, वरना हम इस चीज़ को श्योरिटी नहीं दे सकते। तो हमें ये पता चला कि या तो ये प्रीस्ट किंग फॉलो कर रहा है। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट आए, डिबेट्स करी, और इसमें हमें ये 3 चीज़ें पता चल रही थी कि 3 तरीके से या तो पूरा हड़प्पा रूल हो रहा था, या तो यहाँ पे नो किंग की पॉलिसी है, या सिंगल किंग, या मल्टीपल किंग। मतलब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट आए और डिबेट करी और उन्होंने दिमाग लगाया कि या तो यहाँ पे कोई किंग ही नहीं है, मतलब कोई किंग इनको नहीं कर रहा, ये सारे खुद ही दिमाग लगा के खुद ही एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को कॉपी करी जा रहे हैं और वही चीज़ों को अपने यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली थ्योरी निकली कि यहाँ पे नो किंग की है। दूसरा सिंगल किंग की निकली, प्रीस्ट किंग है, वही सबको रूल कर रहा है, पूरे हड़प्पा को यही संभाल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरीके से ही गलत है, क्योंकि एक बंदा पूरे हड़प्पा की प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकता। आपको उसके लिए अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कहीं ना कहीं करना पड़ जाएगा, जैसे कि आज भी होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत तरीके की कोड्स भी है, डिस्ट्रिक्ट कोड भी है, लोकल कोड भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। छोटे मैटर्स छोटी कोर्ट में हो, उसके बाद नहीं हो रहे फिर बड़ी अथॉरिटीज़ पे जाओ। तो या तो ये हो सकता है कि तो इसलिए यहाँ पे एक निकल सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल किंग्स हो, कि इस एरिया को एक किंग संभाल रहा है, इसको एक किंग, इसको एक, इसको एक, इसको एक, और ये सारे टाइम टू टाइम मीटिंग्स कर रहे हैं, इधर भी एक टाइम टू टाइम मीटिंग्स कर रहे हैं और सब बता रहे हैं कि आज अगले साल तक यहाँ पे सीटेडल बनने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। समझ गए? 3 थ्योरी निकली, नो किंग, सिंगल किंग, मल्टीपल किंग, ये सारी आपकी थ्योरी निकली। अब आ जाओ एंड ऑफ सिविलाइजेशन आई, बसी, खाना खाया पिया, मर गए, सब कुछ हो गया, अब हो गई एंड। उसके लिए आपकी निकली 5 थ्योरीज। एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि बेसिकली 5 से 6 थ्योरीज हैं। सबसे पहले फ्लड आ गई, या तो पानी आ गया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर के पास है, फ्लड आ गई, सब कुछ बह गया, या फिर डैम बन गया, या फिर कुछ ऐसा सा करा कि यहाँ पे ड्रॉट ही पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से यहाँ पे आपकी जो सिविलाइजेशन है ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ गया। या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हुई, मतलब आउटसाइड से कोई आए, जिसको हम बोलते हैं आर्यंस। हमारे आर्यंस आए और उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, मतलब आपकी अर्थक्वेक आए कि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर डिस्टर्बेंस हुई, उसकी वजह से आपके जो अर्थक्वेक आया, ज़मीन फटी, कुछ भी हुआ और सारी जो बिल्डिंग्स थी वो धंस गई, मतलब जो उनके हाउसेस थे वो धंस गए और उनसे वो ख़त्म हो गया। क्लाइमेटिक चेंज हुआ। ठीक है, सेम उसी में ही आ जाता है। और आपका लास्ट है डिफॉरेस्टेशन। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ये है कि ये सारे रीजंस थे कि जिसकी वजह से आपका ये सिविलाइजेशन जो है एंड हो गई। आई एम सो सॉरी, वो ना इतनी देर से बोल रही हूँ ना कंटिन्यूसली, तो थोड़ी सी वो सांस चढ़ रही है। ओके, तो या तो पानी आ गया, फ्लड हो गई, ओवर पानी हो गया और सारी बाढ़ आने की वजह से चीज़ें डूब गई। ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया कि नदी सूख गई, या फिर नदी ने अपना बहाव ही चेंज कर लिया, यहाँ आती थी
यहाँ आनी बंद हो गई, चेंज हो गई, दूसरी साइड जाने लग गई और ड्रॉट पड़ के वो लोग सब लोग ख़त्म हो गए क्योंकि वो पानी की वजह से ही इंडिया के अंदर आए थे। एक्सटर्नल एग्रेशंस के हमारे आर्यंस जो हैं वो लोग आए और उन्होंने अटैक कर दिया क्योंकि ये इनसे इन कंपैरिजन ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने अटैक किया और उन पे उनको रूल करना शुरू कर दिया और या तो उनकी सिविलाइजेशन को ही एंड कर दिया। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, अर्थक्वेक आया और ख़त्म हो गया। क्लाइमेट चेंज हुआ, इन सब का ही था। क्लाइमेट चेंज में ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ठीक है। और या फिर डिफॉरेस्टेशन, ये भी आ जाता है कि इन्होंने पेड़ काट दिए। तो ये 5 तरीके की थ्योरीज आई और एक थ्योरी को लेके विच इज़ एक्सटर्नल एग्रेशन, ये वाली थ्योरी को हम कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 2 को कवर करेंगे। देखते रहना, तो हमारी ये थ्योरी जो है कंटिन्यू होते हुए कहीं ना कहीं चैप्टर 2 से रिलेट करेगी। ये थी आपकी एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब इसके बाद आ जाती है लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, 10-15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं, विच इज़ कनिंगम कन्फ्यूजन। अब मैं लिखूँगी नहीं क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो सुनते जाओ। कनिंगम कन्फ्यूजन क्या है कि कनिंगम जो थे हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। इनको ये कन्फ्यूजन हो गई कि जो हड़प्पा है वो चाइनीज़ पिलग्रिम के टाइम पीरियड के थे। हड़प्पा हमारे आए थे 2600 BC से 1900 BC का टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं ना, तो हड़प्पा हमारे उस टाइम पीरियड में आए थे, राइट। पर इनको कन्फ्यूजन हुई कि ये लोग चाइनीज़ पिलग्रिम्स की जो रिटर्न इंस्क्रिप्शंस हैं उनके थ्रू इन्होंने पढ़ना शुरू करा और इनको लगा ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स ने अगर कुछ लिखा है तो मैं वही मानूंगा, जो कि वो लोग आए 4 से 7 के आसपास, 4 से 7 सेंचुरी के आसपास आए। BCE भी नहीं, सेंचुरी CE के आसपास आए और इन लोगों को वो करा कि इसने चाइनीज़ ने अगर कुछ इनके बारे में लिखा है तो मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा कि चाइनीज़ पिलग्रिम से पहले भी कोई यहाँ पे इंडिया में रहता था, जबकि सबको हर कोई रहता था। हमारे अशोक भी उसी टाइम आए, गुप्ता भी उसी टाइम आए, ठीक है ना, मॉरियंस तो अशोक में आ गए, ठीक है, वो सारे भी रूलर्स उसी टाइम आए। तो इनकी अकॉर्डिंग चाइनीज़ पिलग्रिम से पहले इंडिया के अंदर कोई रहता ही नहीं था, ये इनकी कन्फ्यूजन थी। तो उनकी इंस्क्रिप्शंस पढ़ी, उनकी इंस्क्रिप्शन से अगर उनको कुछ समझ आ रहा है तो वो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। एक इंग्लिशमैन ने आके उनको हड़प्पन सील भी दी कि आप ये सील को एग्जामिन करो, देखो ये किस टाइम पीरियड के, पर उन्होंने उस चीज़ को भी निगलेक्ट कर दिया कि नहीं, तुम पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ ले आए हो, मैं नहीं मानता कि चाइनीज़ से पहले वही थे। तो ये थी कनिंगम की कन्फ्यूजन कि उनको लगा चाइनीज़ से पहले कोई नहीं आया था, पर इन रियलिटी चाइनीज़ पिलग्रिम से पहले भी बहुत से लोग हमारे रह गए थे, रह के चले गए हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 19 पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंगम by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame जिससे वो familiar थे, which is Chinese pilgrims के time period। समझ गए? अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे दयाराम साहनी आए, ठीक है, रखलदास बैनर्जी आए, ये सारे आए और इन्होंने इन सील्स को कंपेयर करना शुरू करा और इनको पता चला ये सारी सील्स एक ही टाइम पीरियड की मिलती हुई हैं। तो इन्होंने इन सील्स को कंपेयर करा, पता चला कि ओह ये सबसे पहली सिविलाइजेशन की है। समझ रहे हो? इन्होंने जब इन सील्स को सब कुछ को कंपेयर करा तो इन्हें पता चल रहा था कि ये लोग एक ही टाइम पीरियड की सील्स हैं, ये कहीं अलग की नहीं है। समझ आया? इसके बाद क्या हुआ, अब नेक्स्ट क्या हुआ कि ये लोग जो है एक्सकवेशन जो है बहुत गलत कर रहे थे। ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है और यहाँ पे भी एक इंसान है। अब क्या हो रहा है कि ये आपका है 6 CE का, ये है 8 BCE का और ये है 2600 BCE का। इन्होंने क्या करा कि जब खुदाई करते थे ना, एक्सकवेशन करते थे, यहाँ से खुदाई करी, मिल गया, बहुत अच्छी बात है, इतने में खुदाई करी, नहीं मिला, ठीक है, ख़त्म करो, अब इसके नीचे तुमने जाना ही नहीं है। फिर इसके नीचे खुदाई करी, ये कुछ दिख गया, फिर इसमें थोड़ी सी खुदाई कर दी और ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, इन्होंने ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े एरिया में खुदाई करी जिससे उन्हें लगा कि ये वाला बंदा
जिससे उन्हें लगा कि ये वाला बंदा और ये वाला बंदा एक ही टाइम पीरियड का है, जो कि गलत है। ये है 8 BCE का इंसान, ये है 6 CE का इंसान, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस आ जाता है, राइट? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अब ये क्या हो रहा था कि इनकी जो स्ट्रैटेजी थी एक्सकवेट करने की बहुत ही ज़्यादा गलत थी। तो हमारे REM व्हीलर आए, जो हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने बताया कि आप एक बहुत ही गलत तरीके से आप लोग एक्सकवेशन कर रहे हो, समझे? उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से एक्सकवेशन करी। वो आए और उन्होंने बताया कि जब ये बंदा आपका 8 BCE का है, ये वाला 6 CE का है, और ये वाला 2600 BC का है, तो आप इसको कैसे एक सेम टाइम पीरियड के अंदर आप ला सकते हो? तो उसके लिए आपको एक्सकवेशन एक अलग तरीके से करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ स्ट्रैटिग्राफी मेथड। उसमें क्या है कि एक ये लेयर को एक्सकवेट करो, इस लेयर को हटाओ फॉइल की, फिर नेक्स्ट लेयर को हटाओ, फिर नेक्स्ट लेयर को हटाओ। ऐसे लेयर वाइज अगर आप हटाओगे तो आपको एक परफेक्ट डेट का परफेक्ट स्केलेटन मिलेगा, और या फिर कोई भी आर्टिफैक्ट मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलने वाला। फिर आप दूसरी डेट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉइल हर साल एक नई लेयर आती है, फॉइल की हर साल एक नई लेयर आती है, राइट? हर साल एक नई लेयर आने का मतलब ये बहुत ही पुरानी हुई जा रही है। इसको एक्सकवेशन के टाइम हमें पता चला कि ये 6 का है, ये 8 BC का है, और ये 26 का है। ऐसे इनको बताया कि आपको ऐसे एक्सकवेट करना चाहिए। ये था आपका स्ट्रैटिग्राफी मेथड। अब नेक्स्ट क्या है? क्लासिफाइंग फाइंड्स, पेज नंबर 22। ये लास्ट के 2 टॉपिक हैं। इसमें क्या है कि आपको बताया कि फाइंड्स को कैसे आप क्लासीफाई करते हो, जो आपको चीज़ें मिलती है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, कैसे क्लासीफाई करते हो, कौन सी चीज़ किस काम की है। सबसे पहले आप एक फाइंड को निकालते हो, एक आर्टिफैक्ट को निकालते हो, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम देखते हो। फॉर एग्जांपल एक नाइफ़ आपको एक्सकवेशन में मिला, तो आप देखोगे कि एक नाइफ़ किस काम आ सकता है। फिर उसको आप आज से कंपेयर करोगे कि आज नाइफ़ किस काम आता है, सब्जियां काटने के, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काटने के, तो उस टाइम पे भी ये हंटिंग गैदरिंग या सब्जियां काटने के ही काम आएगा। तो ये होता है क्लासीफाइंग फाइंड्स। मतलब इसमें आप सबसे पहले चीज़ों को निकालोगे, उसके बाद कंपेयर करोगे आज के उस चीज़ से कि आज के टाइम पे पॉट्स किस काम आते हैं, उस टाइम पे किस चीज़ के काम आ रहे होंगे। ऐसे ही जब आप चीज़ों को कंपेयर करते हो फिर आप एक फाइनल डिसीजन तक पहुँचते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ किस काम की आई थी। ठीक है, ये टॉपिक था। नेक्स्ट हमें कुछ इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें मदर गॉडेस दिख रही है, प्रोटो शिवा दिख रहे हैं, जो कि रिलीजियस हैं, जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हमें लग रहे हैं। तो इनकी सील्स में भी हमें प्रोटो शिवा दिख रहे हैं। अब इन्होंने क्या है कि यहाँ पे प्रोटो शिवा बहुत ही अलग दर्शाए हुए हैं, एनिमल्स वगैरह के आसपास दर्शाए हुए हैं। वहीं जब हम वैदिक पीरियड में आते हैं वहाँ पे प्रोटो शिवा को अलग दिखाया गया है। वैदिक पीरियड के अंदर उनको रुद्र के नाम से जाना गया है, अलग ही फिगर में जाना गया है, अलग ही उनकी आइडियोलॉजीज़, उनकी जो पर्सपेक्टिव है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी हर चीज़ जो है बहुत ही अलग दिखाई गई है एज़ कम्पेयर टू प्रोटो शिवा। यहाँ पे एक योगिक पोजीशन में उनको बिठाया गया है। वहीं पर जो हमारे शिवा हैं बाद में उनको नटराज से भी जाना गया है कि वो डांस करते हैं, ठीक है ना, वो स्टैंड अप वगैरह करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर रही हैं दोनों टाइम पीरियड्स के अंदर। तो इसलिए हमें इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या ये हमारे रियल में प्रोटो शिवा वही रुद्र और शिव जी हैं या वो कोई और हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हड़प्पा के अंदर दिखी। ऐसे हमने अपना ये चैप्टर फिनिश किया। हमने स्टार्टिंग करी कहाँ से वो लोगों ने एंट्री करी, कहाँ रहते थे, और ख़त्म किया कि कैसे उनकी जो सिविलाइजेशन थी एंड हुई, और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या प्रॉब्लम्स फाइंड करी, और कैसे हमारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह और उनको ढूंढते हुए उनको एक्सकवेट करते हुए क्या हमें प्रॉब्लम्स मिलती थी। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को देखा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।